हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा आपका बिग 20 पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 है आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। देखिए इस चैप्टर 1 आपका नंबर सिस्टम है। इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे: वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और घातांक, वास्तविक संख्याओं पर घातांक। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। और सेकंड टॉपिक आपका होगा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब होता है ऑपरेशंस, मतलब आप उनमें जोड़, घटा, गुणा और भाग, ये सब चीज़ें वास्तविक संख्याओं पर, इनके ऑपरेशंस। और थर्ड आपका घातांक। घातांक आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, लेकिन वो आपने प्राकृतिक संख्याओं पर पढ़ा था। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर घातांक। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। इस क्लास में हम आपका वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे और क्लासेस होंगी, उनमें आपके क्लासेस बाय क्लासेस वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और घातांक पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं वो होती हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3। तो संख्याएं आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये आपकी एक संख्या रेखा है, इस पर जितने भी नंबर्स जैसे माइनस के हों या वो जीरो हो या वो फ्रैक्शन में हो या फिर वो काउंटेबल हों, वो सारी संख्याएं आपकी रियल नंबर्स होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें आप रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये संख्याएं काल्पनिक होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अवास्तविक संख्याओं का उदाहरण आप देख सकते हैं √-1। ये आपकी एक वास्तविक संख्या है, इसे i से डिनोट किया जाता है। तो आपकी जितनी भी संख्याएं हैं जिनमें आपका i का यूज़ होगा, यानी कि इसको आयोटा बोलते हैं। ठीक, जैसे कि 3 + 4 आयोटा, 2 आयोटा, आयोटा, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये आपकी अवास्तविक संख्याएं हैं। इन्हें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th 12th क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल वास्तविक संख्याएं पढ़नी हैं। तो चलिए वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले देखते हैं, जो सबसे पहले संख्याएं आती हैं वो आती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और इन्हें n से डिनोट किया जाता है। किससे? कैपिटल लेटर n से डिनोट किया जाता है। ये संख्याएं वो होती हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3। ये जितनी भी संख्याएं आप काउंट कर सकते हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3। ये आपकी अनंत तक जाती हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और 2, 3 फर्दर आगे बढ़ते बढ़ते वो अनंत तक जाती हों, वो संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, अब प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम एक संख्या जिसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी वो थी 0, यानी कि 0 को ऐड कर दें, प्राकृतिक संख्याओं में 0 संख्या को ऐड कर दें, तो हमें जो नंबर्स मिलते हैं उनके कलेक्शन को, उनके संग्रह को नाम दिया गया पूर्ण संख्याएं। जैसे 0, 1, 2, 3 और ये भी आपकी अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हों और इन्फिनिटी तक जाएं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर जो आपके 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाएं। और उसके बाद हम पूर्ण संख्याओं में ही अगर नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक को ऐड कर दें तो हमें जो नंबर्स मिलते हैं वो मिलते हैं आपको पूर्णांक। ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। देखिए कैसे, जैसे -2, -1, 0, 1, 2 और फिर ये भी इन्फिनिटी तक ही जाते हैं। ठीक, आपने देखा पूर्ण संख्याओं में आपने नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर दिया तो आपको मिल गए पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये पूर्णांक आपके 2 टाइप्स के होते हैं। जो 0 के राइट साइड में होते हैं उन्हें कहते हैं पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक, और जो 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं उन्हें कहते हैं नेगेटिव पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये आपके इंटीजर्स भी हो गए हैं।
उसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? आपने पूर्णांक पढ़ लिया है। पूर्णांक को ही अगर हम अनुपात के रूप में लिख दें, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख दें, तो आपको परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रैक्शन होगा, अनुपात होगा, उसमें आपका हर के प्लेस पर 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे परिमेय संख्याएं जैसे 1/2, ठीक है, और 3/4, ये संख्याएं देखिए, ये भी आपका एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है और 4 भी एक पूर्णांक है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम फ्रैक्शन में अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, वो होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं। उसके बाद हमने देखा, हमने रियल नंबर लाइन पर आपका 0 क्या है, एक आपकी पूर्ण संख्या है, इंटीजर्स भी है, रेशनल नंबर भी है। ध्यान रखिएगा, 0 आपका एक रेशनल नंबर भी है, क्योंकि इसे आप 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। और आपका 1/2 आपकी एक रेशनल नंबर है, 2 आपका एक प्राकृतिक संख्या है, 1 प्राकृतिक संख्या है, -2 आपका पूर्णांक हो गया, नेगेटिव पूर्णांक हो गया। तो आपने देखा रियल नंबर लाइन पर आपके सभी प्रकार के नंबर्स आ गए हैं, फिर भी यहाँ पे स्पेस खाली है। आप देखेंगे 0 से 1/2 के बीच में स्पेस खाली है, 1/2 से 1 के बीच में स्पेस खाली है। तो यहाँ पर भी कुछ संख्याएँ होंगी जब नंबर लाइन है। तो हमने पाया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। कुछ संख्याएं ऐसी पाई गई जिनकी प्रॉपर्टी परिमेय संख्याओं से मैच नहीं कर रही थी, तो उन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा गया। तो इससे आगे परिमेय संख्याओं के बाद हम अपरिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो परिमेय संख्याओं से बिल्कुल अलग थीं, कुछ प्रॉपर्टी थी, उन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपका हम परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपरिमेय संख्याएं पढ़ेंगे इस क्लास में। चलिए, तो अभी आपने ये पढ़ लिया है, एक बार हम इसका रिवाइज कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जितनी भी हमने पढ़ी प्राकृतिक संख्याएं वो सारी पूर्ण संख्याओं में मौजूद होती हैं। अगर आप यहाँ से 0 को हटा दें तो आप देखेंगे 1, 2, 3 जितनी भी संख्याएं हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसके बाद आते हैं पूर्णांक में। अगर हम यहाँ से देखें 0, 1, 2, 3 आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो सभी क्या हैं? आपके पूर्णांक हैं। अगर हम इसमें 0 को भी छिपा दें तो यहाँ से स्टार्ट होने वाले नंबर 1, 2, 3 फर्दर आगे चलते चलते आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके पूर्णांक होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होते हैं और परिमेय संख्याएं भी होती हैं। मतलब ये आपका सीक्वेंस है कि प्राकृतिक संख्याओं से आपकी पूर्ण संख्याएं बनी, पूर्ण संख्याओं में कुछ ऐड ऑन किया तो आपको पूर्णांक मिले, पूर्णांक संख्याओं में कुछ और ऐड ऑन किया तो आपको परिमेय संख्याएं मिली, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। कुछ नोट लिख लीजिए, जैसे कि 0 आपकी 0 नहीं धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और न ही पूर्णांक है, और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए आपका ये जो 0 है इसको आप वैसे इंटीजर बोलेंगे, इंटीजर्स में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर हम बात करें क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर है तो आप कहेंगे नहीं, 0 के साइड से जो राइट साइड से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड से जो स्टार्ट होते हैं वो आपके नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो 0 इसमें ऐड नहीं होता है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में। सेकेंड नोट है आपका 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। देखिए आप इसे कैसे लिख सकते हैं? 0 को आप, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो पूर्णांक संख्याओं को आप अनुपात के रूप में लिख सकें। 0/1 लिख सकते हैं, ये 0 के इक्वल होगा। तो इस तरह से ये 0 जो है आपकी परिमेय संख्या हो गई। चलिए स्टूडेंट्स, हमने परिमेय संख्याएं पढ़ लिया था। अब इससे आगे हम कुछ और संख्याएं देखेंगे जो आपको आगे की संख्याओं को समझने में मदद करेंगी। सबसे पहले आती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं?
अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल या तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, यानी कि जिनमें जो कॉमन फैक्टर हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो केवल या तो 1 हो या वो खुद हो। जैसे आपका अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन। तो देखिए ये संख्याएं जो 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 के बाद 3, 5, 7, 11 ये अभाज्य संख्याएं हैं। कैसे हैं वो देखते हैं। जैसे हम देखेंगे 2 के अगर हम गुणनखंड देखें तो एक 1 होगा और एक 2 होगा, यानी कि जो संख्या 2 है वो 1 से काटी जा सकती है और 2 से काटी जा सकती है, ठीक। और हम संख्या देखें 3 देखें तो ये भी 1 से काटा जा सकता है और 3 से, खुद से। 5 को देखें तो 5 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे आपके 1 और 5। इसी प्रकार 7 का देखें तो 1 और 7, 11 का देखें तो 1 और 11। तो ये संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 कॉमन फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो संख्या खुद, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप देखेंगे एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। आप लिख लीजिए यहाँ पर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी आप ऐसे लिख लीजिए, सबसे छोटी सम, क्योंकि 2 ही केवल एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो क्या है आपकी 2 है। और हम बात करें सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो वो आपकी होगी 3, ठीक। उसके बाद जितनी भी संख्याएं आप देखेंगे 5, 7, 11, 13 ये जितनी भी संख्याएं हैं विषम हैं और सब 3 से बड़ी हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे छोटी संख्या भी जो अभाज्य हो वो 2 है। उसके बाद आती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो होती हैं इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। ये संख्याएं क्या होती हैं, ये संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर होते हैं, यानी कि जिनके 2 से ज़्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। जैसे आप देखेंगे 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू सो ऑन। ये संख्याएं भी आपके अनंत तक होती हैं। अब ये संख्या देखिए, आप 4 को देखेंगे, सबसे पहले हम 4 को लेते हैं। 4 के कॉमन फैक्टर क्या हो सकते हैं आपके, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक। जो आपकी संख्या 4 है इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है आपका, एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है। इसी तरह से आप देखेंगे 6 के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो गया 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 6 खुद होगा कॉमन फैक्टर। उसी तरह से अगर हम 8 का देखें तो 8 का सबसे पहले सबसे छोटा कॉमन जो फैक्टर होगा वो 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 8 खुद होगा। 10 के देख सकते हैं, 10 का 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 खुद होगा। तो देखिए जितनी भी संख्याएं हैं इनके जो कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं, जो संख्याएं दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर दें, वो उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। तो देखेंगे सबके 2 से ज़्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहे हैं, तो ये संख्याएं क्या हो गई हैं आपकी, ये संख्याएं हो गई हैं आपकी कंपोजिट नंबर। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर अगर आपसे पूछी जाए, यहाँ पर लिखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप देखकर बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 4। तो आप बता सकते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी क्या है, 4 है। उसके बाद आ जाते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। इनको इंग्लिश में कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल्स देखिएगा 2, 3। आप देखेंगे 2 भी एक आपकी क्या है, प्राइम नंबर है, और 3 भी, लेकिन इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे 4,
9, 7, 8। ठीक, आप देखेंगे इसमें देख सकते हैं आप 2 के जो कॉमन फैक्टर हैं वो एक 1 होगा और एक 2 होगा। 3 के कॉमन फैक्टर आपका एक 1 होगा और 3 होगा। आप देख सकते हैं 2 के कॉमन फैक्टर में और 3 के कॉमन फैक्टर में केवल 1 ही कॉमन है, तो इसीलिए दोनों संख्याएं क्या हो गई आपकी को प्राइम हो गई हैं। उसके बाद अगर हम 4 के कॉमन फैक्टर देखें तो 1, 2 और 4 होगा। 9 के कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो 1, 3 और 9 होगा। आप देखेंगे 4 के और 9 के कॉमन फैक्टर में आपको कॉमन जो नंबर दिखेगा वो केवल 1 दिखेगा, तो इसलिए 4 और 9 भी क्या हो गई आपकी को प्राइम हो गए हैं। उसके बाद हम 7 देखते हैं जो कि एक ऑलरेडी को प्राइम नंबर है, तो इसके कॉमन फैक्टर 2 ही होंगे, 1 और 7। लेकिन 8 क्या है आपकी एक कंपोजिट नंबर है, तो इसके कॉमन फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे, तो पहला 1, 2, 4 और 8। फिर भी इन दोनों में 7 और 8 के कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें तो इनमें 1 ही कॉमन है, तो इसलिए सारी संख्याएं क्या हैं हो गई आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इन सभी में कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। ठीक है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि जो संख्या आपकी 1 है, 1 आपकी न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक, जो भाज्य संख्याएं हैं वो आपकी वो 4 से स्टार्ट होती हैं और जो अभाज्य संख्या हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं। देखिए 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या के जो कॉमन फैक्टर हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 2 से अधिक होने चाहिए, लेकिन 1 एक ऐसी संख्या है जो केवल 1 से ही विभाजित की जा सकती है। 1 से विभाजित करने पर हमें 1 ही मिलेगा, ये और किसी संख्या से पूरी विभाजित नहीं हो सकती है, इसीलिए भाज्य नहीं है। और अभाज्य संख्या होने के लिए क्या ज़रूरी है, 2 कॉमन फैक्टर होने ज़रूरी हैं, लेकिन 1 का तो ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर है, वो भी 1, इसीलिए 1 आपकी ना ही तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इससे आगे देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे तुल्य परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। उससे पहले हम देखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं से ही आपकी तुल्य परिमेय संख्याएं समझी जा सकती हैं। तो चलिए, परिमेय संख्याएं आपको मैंने बता दिया था इंट्रोडक्शन में कि वो संख्याएं जिन्हें हम अनुपात के रूप में लिख सकते हो। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आप लिखिएगा वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q क्या होंगे आपके यहाँ पर इंटीजर्स होंगे। यहाँ पर P और Q क्या होंगे, P और Q आपके क्या हैं इंटीजर्स हैं, उन्हें बोलते हैं पूर्णांक। और एक शर्त और होती है, Q जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो संख्याएं आपके P अपॉन Q की फॉर्म में यानी कि अनुपात के रूप में और ये इंटीजर्स होने चाहिए, आपके हर में 0 नहीं होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे 1/2, -3/4, 5/-7, 0, 1, 2, ये सभी संख्याएं। देखिए आपका 1/2 आपका P अपॉन Q की फॉर्म में है, -3 ये आपका एक नेगेटिव इंटीजर है और P अपॉन Q की फॉर्म में है, 5/-7, 1, 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं 0/1, 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/1, 2 को आप लिख सकते हैं 2/1। ये आपकी वैसे तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन मैंने रेशनल नंबर में इसलिए लिखी है आपको समझ आ जाए कि पूर्ण संख्याएं रेशनल नंबर के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर आपका हर में 0 क्यों नहीं हो सकता है। आप सोचेंगे कि मैम आपका हर में आपका 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, -7 भी आ गया, मतलब सारी संख्याएं आ गई हैं, लेकिन 0 क्यों नहीं आ सकता है। तो समझेंगे कि आपका अंश और हर में आपका 0 क्यों नहीं आ सकता है। देखिएगा जैसे आपका 1/2 है, इसका क्या मतलब है, ये आपका एक रेशो है 1/2, यानी कि आपकी 1 कोई मेजरमेंट है, आपने 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक, ऐसे आपके 1 के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, उसका जो फ्रैक्शन पार्ट होता है वो
अपॉन में होता है। तो आप बताइए क्या किसी भी संख्या को 0 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, इसीलिए हम आपका हर में 0 नहीं ले सकते हैं। देखिए जैसे आपने नंबर लाइन पर कोई पॉइंट ले लिया, ये आपकी 1 डिस्टेंस है, ठीक, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने ये डिस्टेंस 1 मान ली है, इसको मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं ऐसे, ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो आपका जो इतना पार्ट है ये क्या है आपका, ये है 1/2 पार्ट, ठीक, ये और ये भी आपका 1/2 है। तो ये होता है किसी भी पूर्ण को टुकड़ों में बांटना, लेकिन हम किसी भी संख्या को 0 पार्ट्स में तो बांट ही नहीं सकते ना, इसीलिए हम यहाँ पर 0 नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं। अब देखिए परिमेय संख्याएं हमने पढ़ ली हैं, उसके बाद तुल्य परिमेय संख्याएं देखते हैं। जैसे आपका ये 1/2 है, ये इक्वल है 2/4 के, ये इक्वल है 6/12 के, और ये सभी संख्याएं इक्वल है माइनस का 12/-24 के। अब ये इक्वल कैसे हैं देखिए, आप 2/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1/2, तो ये आपके 1/2 के इक्वल आ गया। आप 6/12 को 1/2 के इक्वल लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल आ गया। आप -12/-24 को आप लिख सकते हैं क्या, 1/2। देखिए आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, वो मैं आपको भी बताती हूँ कैसे कटेगा। आपने कुछ ऑपरेशंस पढ़े होंगे, जैसे अगर आप प्लस की मल्टीप्लाई करें प्लस से, तो आपका जो आंसर आता है वो आपका प्लस में आता है, ठीक। अगर आप प्लस की मल्टीप्लाई करें माइनस से, तो आपका आंसर माइनस आने वाला है, और अगर आप माइनस की मल्टीप्लाई माइनस की किसी नंबर से करते हैं, तो आपका जो आंसर मिलेगा आपको वो प्लस ही मिलने वाला है। उसके बाद अगर आप माइनस की मल्टीप्लाई किसी प्लस नंबर से करते हैं, तो आपका माइनस मिलने वाला है। तो इसी तरह से ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, ये सभी किसके बराबर हैं, ये हैं 1/2 के इक्वल। तो ऐसे नंबर्स जो 1/2 के इक्वल हैं, जैसे 2/4, 6/12, -12/24, आप इसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके आप अंश में और हर में सेम संख्याओं से मल्टीप्लाई करके अनंत तुल्य परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं किसी भी संख्या की, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है जो आप कट कर सकें, ठीक है। इसमें कॉमन है, 2 कॉमन है। देखिए 2/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। आप देखेंगे इन दोनों संख्याओं में 2 कॉमन आ रहा है, और जिसमें कि ये साइन जो होता है ये डिवाइड का साइन होता है, तो ये दोनों संख्याएं कट हो जाएंगी, ये 1/2 के बराबर ही आ जाएगा। तो इनमें कॉमन है कुछ, इनमें भी कॉमन है, इनमें भी कॉमन है, लेकिन देखेंगे आप इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के सिवाय। तो आप एक नोट और लिखिएगा, परिमेय संख्याएं अपने मानक रूप में, ये जो इनका फॉर्म है जिसमें अब कुछ भी कॉमन नहीं है, ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। अपने मानक रूप में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, अपने मानक रूप में P/Q के रूप में होती हैं, जहाँ आपके Q ≠ 0 होना चाहिए और P और Q आपके पूर्णांक होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, को प्राइम। पूर्णांक होने के साथ सह अभाज्य भी होनी चाहिए, के साथ सह अभाज्य
सहअभाज्य भी हो। देखेंगे आप परिमेय संख्याएं वैसे आपके P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ P और Q आपके पूर्णांक होते हैं, लेकिन हम अगर इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसमें ये P और Q जो होंगे आपके पूर्णांक होने के साथ साथ सहअभाज्य भी होने चाहिए। सहअभाज्य का मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे, आपकी परिमेय संख्याएँ हो गई हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएँ। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये है कि आपके नंबर लाइन पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, नंबर लाइन पे अगर दो परिमेय संख्याएं भी हैं तो उनके बीच में गैप होता है, तो उन गैप में भी कुछ ना कुछ संख्याएं ज़रूर होती होंगी। तो ये वही बोला गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आप मान लीजिए एक आपकी परिमेय संख्या है 1 को आप लिख सकते हैं ना 1/1 के रूप में, और एक आपकी संख्या है 2, इसको भी आप 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई हैं, परिमेय संख्याएं। इनके बीच में अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1/2 ये एक परिमेय संख्या है, आपका 2/3 ये भी एक परिमेय संख्या है, और आपका 3/4 ये भी 4/5 ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है जो 1 और 2 के बीच में है। तो यही स्टेटमेंट आपका बोला गया है। सेकंड स्टेटमेंट है आपका, ये स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी यानी कि अशांत आवर्ती होता है। शांत से मतलब है आपका कि आप दशमलव प्रसार मतलब जैसे आपकी एक परिमेय संख्या है 1/2, ये आपके भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है। अगर आप इसका दशमलव के रूप में विस्तार करें तो आप कैसे लिखेंगे, इसको डिवाइड कीजिएगा, 2 से 1 में डिवाइड कीजिएगा तो आपका 0 लगा देंगे, 5 टाइम्स जाने वाला है 10, ये आपका रिमाइंडर के मिला है यहाँ पर 0, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं दशमलव में 0.5। तो आपकी शांत यानी कि टर्मिनेटिंग जो होती है टर्म, वो होती है जो आपकी जिसमें आपका रिमाइंडर 0 आ जाए और पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स तक सीमित हो जाए। सेकंड आपकी या फिर क्या होगी, वो अनवसानी यानी कि अशांत। अनवसानी अशांत को बोलते हैं आवर्ती। आवर्ती का यहाँ मतलब है रिपीटेशन, यानी कि किसी संख्या का पॉइंट के बाद रिपीटेशन होता जा रहा है। और अशांत का मतलब है, शांत का मतलब हुआ कि यहाँ पर शांत हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया। अशांत का मतलब होगा कि वो पॉइंट के बाद शांत नहीं बैठने वाला है, आपका बढ़ता रहेगा। जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं 1/3। अब हम 1 से, अब आप 3 से 1 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 तो 3 से छोटा है, जा नहीं सकता है डिवाइड, तो पॉइंट लगाकर 0 लगा लेंगे। कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स 9, यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा 1। फिर से पॉइंट के थ्रू आप 0 लगा लेंगे, 3 टाइम्स 9, अगेन 1 और पॉइंट के थ्रू 0, अगेन 3 टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई 9, अगेन 1। आप देखेंगे 3 से 1 में डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर जो मिलता जा रहा है आपको 1 ही मिलता जा रहा है, और आपका जो ये है भागफल है ये भी आपका 0.333 का ही रिपीटेशन होता जा रहा है, ये आपका बढ़ता ही रहेगा। ठीक, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.0333 ... इस दशमलव प्रसार इसका इस तरह से होगा। आप जो संख्या रिपीट होती है पॉइंट के बाद उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार का मतलब है संख्या 3 का रिपीटेशन। ओके, चलिए, तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या फिर अशांत यानी कि अनवसानी आवर्ती हो, तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद आपका एक और प्रसार आता है, वो होता है आपका अनवसानी अशांत आवर्ती अनावर्ती, तो वो आपका अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम रेशनल नंबर्स पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर भी Q आपका ≠ 0 होना चाहिए।
तो और इन्हें आप नंबर लाइन पर तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसकी कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। वेयर यानी कि जहाँ P और Q क्या होंगे आपके, P और Q इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, और Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और P और Q पूर्णांक होंगे और Q ≠ 0 होगा, ये संख्या आपकी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं। इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका √2, √3, √5, √15। देखिए ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई है। एक इम्पोर्टेंट नोट और बता देती हूँ मैं आपको, ये जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, पहले नंबर बात तो ये कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल जो होगा वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। यानी कि आपकी जितनी भी ये को प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, उनका जो वर्गमूल होता है वो आपका अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और सेकंड है आपका जितने भी नंबर आपके जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं, उनका अगर आप वर्गमूल करेंगे तो भी आपको अपरिमेय संख्याएं ही प्राप्त होंगी। वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग समझते हैं आप, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आपका नंबर 4 आपका पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। यहाँ से समझ सकते हैं 4 का अगर हम आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको 2 मिलेगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट करने पर आपको एक पूर्ण संख्या मिल रही है, इसलिए एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 अगर आप देखें, अगर आप 9 का स्क्वायर रूट करें तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, रूट में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 मिलेगा। यानी कि किसी भी संख्या का अगर आपको वर्गमूल करने पर पूर्ण संख्या मिले तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं उनका वर्गमूल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह क्या होती है, वह अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आपने समझ लिया पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, जिनका वर्गमूल करने पर पूर्ण संख्या मिल जाए या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपको प्राप्त हो जाए, आपका धनात्मक पूर्णांक आपको प्राप्त हो जाए, तो वो संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं, जैसे आपका 15 आपका किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऐसी संख्याएं जैसे 5, 3, 2 ये संख्याएं क्या हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है। उनका वर्गमूल करने पर जो संख्या आपको प्राप्त होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आप देखेंगे 2 यहाँ पर प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 अभाज्य संख्या तो नहीं है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग भी नहीं है। तो जितनी भी अभाज्य या पूर्ण वर्ग संख्याएँ नहीं होती हैं, उन संख्याओं के वर्गमूल करने पर जो संख्याएँ प्राप्त होती हैं वो हमेशा ही क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। ठीक है, ये आपका नोट है। और सेकंड नोट आपका ये है कि जो अशांत अनवसानी आवर्ती होती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, जो आपकी शांत नहीं है, पॉइंट के बाद आपका वो टर्म चलते ही जा रही है। और अनावर्ती का मतलब हुआ आपका नॉन रिकरिंग, यानी कि कोई पॉइंट के बाद किसी भी संख्या का रिपीटेशन भी नहीं है, पॉइंट के बाद सभी अलग अलग प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती जा रही हैं। जैसे देखिएगा आप √2 का प्रसार जो है वो आपका 1.4142135623 मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ चलती जा रही हैं, अलग अलग प्रकार की संख्याएं पॉइंट के बाद आपको प्राप्त होती जा रही हैं। तो इस प्रकार √2 आपका क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या हो गई। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है आपका पाई का। पाई की जो वैल्यू होती है, जो पाई का दशमलव प्रसार होता है, वो आपका होता है 3.141592 आप देखेंगे पॉइंट के बाद इतनी संख्याएं आ चुकी हैं, इनमें कहीं भी कुछ भी रिपीटेशन नहीं है। इसके बाद ऐसी अलग अलग प्रकार की संख्याएं आपको इन्फिनिटी तक मिलने वाली हैं। तो ऐसी संख्याएं जो अशांत अनवसानी आवर्ती होती है, ये संख्याएं भी क्या होती हैं आपकी, ये संख्याएं भी आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर आप एक बात और लिख लीजिए, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल भी आपके क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, आप देख लीजिए स्टार्टिंग से अपरिमेय संख्याएं क्या बताई थी, जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P और Q आपके इंटीजर्स होने चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनके एग्जांपल्स जैसे √2, √3, 5, √15 और हम यहाँ पर पाई भी लिख सकते हैं और बहुत सारी संख्याएं भी आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, पाई की दो वैल्यू होती हैं। एक तो होती है पाई बराबर हम अधिकतर न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं 22/7। एक हम यूज़ कर लेते हैं 3.14। तो देखिए ये जो आपका 22/7 है ना, ये आपकी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है 3.141592, लेकिन हम जब न्यूमेरिकल करते हैं इसको हम शॉर्ट में 3.14 लिख लेते हैं। तो आपकी पाई की जो वैल्यू होगी 3.141592, ये तो अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन 22/7 आपकी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। उसके बाद कुछ नोट्स थे आपके। पहला नोट था आपका, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उनका वर्गमूल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे √15, ये संख्या आपकी क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका वर्गमूल करने पर जो आपको संख्या प्राप्त होगी वो आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, यानी कि इसे आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि मैम इसको हम ऐसे अपॉन में 1 करके लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, ये P हो जाएगा आपका, ये Q हो जाएगा। लेकिन बच्चों हमने देखा कि P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए आपके P और Q पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स होने चाहिए, और यहाँ पर आपका √15 जो संख्या आपको मिलने वाली है वो पूर्णांक नहीं होगी, वो पॉइंट के बाद आपके अनंत तक चलती रहेगी। पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जो पॉइंट के बाद जिनमें 0 आए, कोई भी संख्या ना आए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आपकी रूट में जितनी भी संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। उसके बाद आते हैं अशांत यानी कि अनवसानी आवर्ती। तो जो संख्याएं आपकी अशांत और यानी अशांत का मतलब होता है अनवसानी और अनावर्ती। अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होती हैं, वो संख्याएं भी आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अशांत और आपकी अनावर्ती जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं। चलिए, तो आपका इस चैप्टर का यहाँ पर इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं।